नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। पहली खबर भारतीयों के लिए राहत देने वाली बात के साथ। खाड़ी देश कतर से भारत के लिए आज एक राहत भरी खबर अचानक दोपहर में आई। कतर में भारतीय नौसेना के जिन 8 पूर्व कर्मियों को वहां की एक निचली कोर्ट ने 26 अक्टूबर को मौत की सजा सुना दी थी, उसे वहीं की ऊपर की अदालत, जिसे कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं, जेल की सजा में तब्दील कर दिया है। भारत सरकार ने कतर की निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये अपील दायर की थी। इस अपील का नतीजा है कि इन सभी की फांसी की सजा अब जेल की सजा में बदल दी गई है। जब से ये मामला सामने आया है, भारत सरकार इस पर लगातार कतर सरकार के साथ संपर्क में रही है। विदेश मंत्रालय इस मामले को काफी करीबी से संभाल रहा था। वो प्रभावित परिवारों के साथ संपर्क में तो था ही, इस मामले में उसने कोर्ट में भी अपील की और इसे कूटनीतिक स्तर पर भी कतर की सरकार के साथ भारत की सरकार ने उठाया था। आज का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के शासक शेख तमीम बिन हामिद अल थानी के साथ हुई बातचीत के कुछ हफ्ते बाद ही आया है। दुबई में हुई COP28 की बैठक के दौरान ये मुलाकात हुई थी। हालांकि बैठक का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन ये चर्चाएं जोरों पर थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के शासक के साथ 8 भारतीयों की फांसी का मुद्दा उठाया और अपील की थी और जानने की कोशिश की थी कि किस तरह की रियायत भारतीयों को इस मामले में मिल सकती है। कतर की कोर्ट ऑफ अपील के आज के फैसले पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते अपने सहयोगी उमाशंकर सिंह के पास। कतर कोर्ट ऑफ अपील ने एक बड़ा फैसला दिया है। कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी, उस सजा को कारावास की सजा में बदल दिया गया है। भारत में विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में ये बात कही गई है। 8 भारतीयों में किन को कितने सालों की सजा मिली है, ये अभी आधिकारिक तौर पर साफ नहीं है। फैसले का अध्ययन किया जा रहा है। ये 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। ये कतर में दाहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करते थे। इन्हें 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था। इन पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि ये कहा गया कि जासूसी के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। इसी साल 26 अक्टूबर को इन 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुना दी गई थी। भारत सरकार ने हर तरह की मदद का ऐलान किया। इस फैसले को शॉकिंग बताया था, हैरानी जताई थी उस पर, और उसके बाद कानूनी से लेकर हर तरह की मदद का ऐलान किया था। कतर की सरकार के सामने भी मामला उठाने तक की बात की थी। कॉन्सुलर एक्सिस और लीगल फर्म के जरिए इन 8 भारतीयों को कानूनी मदद पहुंचाई गई। कोर्ट में अपील दाखिल की गई। 23, 30 नवंबर और 7 दिसंबर 3 बार इसकी सुनवाई हुई। अब जाकर यह फैसला आया है, जो बहुत बड़ी राहत की बात है। इस फैसले ने एक और राह खोला है। भारत और कतर के बीच 2015 में यह समझौता किया गया कि दोनों ही देशों में सजा पाए कैदी अपने अपने देश जाकर सजा पूरी कर सकते हैं। अव्वल तो भारत की कोशिश होगी कि इन 8 भारतीयों की सजा खत्म कराकर उनको वापस भारत लाया जाए, लेकिन दूसरा विकल्प यह भी हो सकता है कि 2015 के समझौते के तहत उनको भारत लाने की कोशिश की जाए। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले भी कहा जा चुका है कि भारत सरकार इन भारतीयों को देश लाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। COP28 के साइडलाइंस में पीएम मोदी कतर के अमीर तामिम बिन अल हमद अल थानी के साथ बातचीत करते देखे गए। दोनों के बीच 8 भारतीयों को लेकर कोई बातचीत हुई, ऐसा कोई आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती और कतर में रहने वाले भारतीयों की भलाई पर बात हुई। इस तरह की जानकारी जरूर निकलकर सामने आई। बहरहाल कतर की अदालत से ही बड़ी राहत मिल गई है। इन भारतीयों को वापस देश लाने के लिए आगे किस तरह की कोशिशें होंगी, इस पर नजर बनी रहेंगी। नो डाउट भारत के लिए, भारतीयों के लिए और खासकर उन 8 परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। लेकिन अब आगे क्या होगा? फांसी की सजा जेल की सजा में तब्दील हो गई है। क्या आगे भी कोई राहत मिल सकती है? आपको ये बात भी हम जरूर बताते हैं। भारत और कतर के बीच 2015 का एक समझौता भी भारत के सामने एक विकल्प के तौर पर है। इसके तहत दूसरे देश में पकड़ा गया कैदी अपने देश में सजा काट सकता है। यानी अगर कोई कतर में पकड़ा गया है और वो भारतीय है, तो भारत उसको अपने यहाँ लाकर बची हुई सजा भारत में कटवा सकता है। लेकिन निश्चित ही भारत सरकार की पहली कोशिश इस सजा को कतर की अदालत से ही खत्म कराकर उन्हें वापस भारत लाने की होगी। आज के फैसले के बाद विदेश मंत्रालय का बयान आया, जिसमें कहा गया है, हमने दाहरा ग्लोबल केस में कतर की कोर्ट ऑफ अपील का फैसला देखा है, जिसमें सजा को घटा दिया गया है। हम विस्तार में फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आगे के कदमों का फैसला करने के लिए
हम कानूनी टीम और 8 भारतीयों के परिवारों के करीबियों के साथ संपर्क में हैं। परिवार के सदस्यों के अलावा कतर में हमारे राजदूत और अन्य अफसर आज कोर्ट ऑफ अपील में मौजूद थे। हम इस मामले में शुरू से ही उनके साथ खड़े हैं और उन्हें सभी कॉन्सुलर और कानूनी सहायता देंगे। हम कतर की सरकार के साथ इस मामले को आगे भी उठाते रहेंगे। केस के गोपनीय और संवेदनशील प्रकृति के कारण इस पर अभी किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इस मामले में भारतीय सरकार लगातार प्रभावित परिवारों के संपर्क में रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद इन परिजनों के साथ मिलते रहे हैं और उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा भी देते रहे हैं। जिन 8 भारतीयों को कि आज हम बात कर रहे हैं वो सभी भारतीय नौसेना में काम कर चुके हैं। फिलहाल एक प्राइवेट फर्म के लिए काम कर रहे थे। इनके नाम आपको बता देते हैं। ये 8 लोग हैं। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुणकार पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। ये सभी कतर के दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे थे और कतर की नौसेना में शामिल हो रही इटली की मिजेट पनडुब्बी से जुड़े संवेदनशील प्रोजेक्ट पर इनकी ड्यूटी थी, उसमें काम कर रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इन सभी को कतर में इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ आरोप औपचारिक तौर पर सामने नहीं आए हैं, बताए नहीं गए हैं। यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इन लोगों को वहां पर फंसा दिया, लेकिन अभी इस तथ्य की भी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बीच उनके परिजनों ने भी लगातार इस बात से इनकार किया कि वो किसी भी तरह की जासूसी में लिप्त रहे हैं। परिवार के लोगों ने कहा कि वो कतर की नौसेना के लिए काम करने के लिए वहां गए थे, वो जासूस नहीं हो सकते। इन आरोपों का कोई सबूत भी नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए खाड़ी देशों में भारत के पूर्व राजदूत रहे प्रभुदयाल जी से हमने कुछ देर पहले बात की है। हमने पहला सवाल उनसे यही पूछा, सर 8 भारतीयों के मुद्दे पर कतर की कोर्ट ऑफ अपील के आज के फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत खुशी की एक खबर है कि जो डेथ सेंटेंसेस पास किए गए थे हमारे 8 रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स के खिलाफ, वो कम कर दिए गए हैं और अब सिर्फ जेल सेंटेंसेस के तौर पर वो हैं हमारे सामने। तो ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है और पूरे भारत के लिए एक बहुत खुशी की बात है। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद बहुत कोशिश की, जिसका ये नतीजा हमें देखने में आया है। प्रधानमंत्री जी ने कतर के अमीर के साथ दुबई में COP22 की साइडलाइंस पे मुलाकात की थी और मुझे ये यकीन था कि उस मुलाकात की वजह से कतर के अमीर जो हैं वो कुछ ऐसा निर्णय लेंगे कि हमारे जो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स हैं उनके हित में बात जाएगी। तो अभी तो जो वहां पर कोर्ट ऑफ अपील है उसका ये निर्णय हमारे सामने आया है और मुझे ये पूरा यकीन है कि धीरे धीरे करके जिस तरह से भारत सरकार इस बात को उठा रही है कतर की सरकार के साथ और जिस तरह से पूरी लीगल टीम भी लगाई गई है उनकी डिफेंस में, तो मुझे यकीन है कि इनको रिहा कर दिया जाएगा या कतर के अमीर इनको पार्डन कर देंगे और बहुत जल्द ही उसके बाद ये वापस भारत आ जाए। क्या आपको लगता है कि आज के फैसले के बाद इन भारतीयों के पूरी तरीके से सजा माफ होने का रास्ता भी अब खुल सकता है? मैं कुवैत में एम्बेसडर था और दुबई में कॉन्सल जनरल था और इन सब गल्फ कंट्रीज के कानून जो हैं और यहाँ जो होता है ये काफी आपस में मिलता जुलता है। तो जैसे हमने देखा कि ये नेवल ऑफिसर्स, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स के सेंटेंसेस अब कम कर दिए गए हैं, तो जरूर इससे ये आशा होती है कि अब इनके पूरी तरह से सेंटेंसेस जो हैं वो भी खत्म कर दिए जाएंगे और इनको रिहा कर दिया जाएगा। तो मेरा ये यकीन है कि हमें इस तरह की और खबरें अच्छी मिलती रहेंगी।
प्रभुदयाल जी, इसमें वक्त कितना लग सकता है? अगर कतर के कानूनों को देखें तो आपके हिसाब से कितना वक्त लग सकता है? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन देखिए डेथ सेंटेंसेस को कम करने में तो बिल्कुल देर नहीं हुई है। भारत सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और कतर की सरकार ने भी कुछ जरूर ऐसे कदम उठाए होंगे जिसकी वजह से शायद ये कोर्ट ऑफ अपील्स का जजमेंट हमारे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स के फेवर में गया है कि उनके डेथ सेंटेंसेस तो कम से कम खत्म कर दिए गए हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो डेथ सेंटेंसेस थे उससे हम लोग बहुत परेशान थे, और वो तो खुद जो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स तो परेशान होंगे ही, उनकी फैमिलीज परेशान होंगी, लेकिन साथ साथ पूरा भारत परेशान। तो ये हमको एक बड़ी अच्छी खबर सुनने में मिली है, और इस तरह से मुझे ये उम्मीद हमारे अंदर जागती है कि इससे और भी अच्छी खबरें मिलेंगी और इनको पूरी तरह से रिहा किया जाएगा। कितना समय लगेगा ये कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्दी भी हो जाए, हो सकता है कि थोड़ा वक्त भी लग जाए, लेकिन हमको पेशेंस रखनी होगी और पूरी कॉन्फिडेंस रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभुदयाल जी इस बातचीत के लिए। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कतर और भारत के आपस में व्यापारिक संबंध बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव रहे हैं, और जिस तरीके से बीते 2 महीनों में ये 8 नाविकों का मामला सामने आया और कतर ने भारत की बात मानते हुए एक तरीके की राहत पहुंचाई है, उम्मीद करनी चाहिए कि सही दिशा में अब गाड़ी चल पड़ी है और बहुत जल्द हमारे तमाम भारतीय वहाँ से सुरक्षित वापस लौट पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगले साल पाकिस्तान में भी आम चुनाव होने जा रहे हैं। उनकी तारीख पहले ही तय हो चुकी है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव के लिए मतदान होगा। ये चुनाव वैसे तो त्रिकोणीय होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ की पाकिस्तान पीपुल्स लीग नवाज, बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन चुनावों में 3 बड़ी पार्टियां आमने सामने होंगी। लेकिन कई छोटी पार्टियां भी अपना भाग्य आजमाने इन चुनावों में उतर रही हैं। ऐसी एक पार्टी से 26/11 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा और लश्कर तैयबा का आतंकी हाफिज तलहा सईद भी चुनाव मैदान में उतर रहा है। लश्कर तैयबा में अपने पिता के बाद उसकी हैसियत दूसरे नंबर की बताई जाती है। पिछले साल गृह मंत्रालय ने हाफिज तलहा सईद को भी आतंकवाद निरोधक कानून UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित किया था। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि हाफिज तलहा सईद लश्कर के लिए आतंकियों की भर्ती, पैसे जुटाने और भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना और उनको अमल में सक्रिय तौर पर शामिल रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की सूची में भी उसका नाम डलवाने की लगातार कोशिश करता रहा है, जिसमें अमेरिका भारत का समर्थन कर रहा है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में चीन भारत के ऐसे हर प्रस्ताव के आड़े आ जाता है, वीटो कर देता है। हाफिज तलहा सईद 2019 में अपनी हत्या की नाकाम कोशिश के बाद सुर्खियों में आया था। वो लाहौर के एक रेफ्रिजरेटर स्टोर में एक धार्मिक कार्यक्रम में बोलने वाला था, तभी वहां धमाका हो गया। वो धमाके में घायल हुआ लेकिन बच गया। हमले में लश्कर के एक समर्थक की उस वक्त मौत हुई थी। तलहा सईद ने लाहौर की सीट NA 122 से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस सीट से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चुनाव लड़ सकते हैं। इमरान इस समय भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं। NA 122 के जो कागजात मैंने नामजदगी के जमा करवाए थे, उसकी स्क्रूटनी की आज तारीख थी, तो मैं यहाँ हाजिर हुआ और मेरे कागजात उन्होंने ओके किए। खान साहब यहाँ पर मुझे जैसा कि सुनने को मिल रहा है कि वो मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन दूसरी बात भी ये है कि खान साहब शायद उनके कुछ सूरत हाल या मामलात ऐसे चल रहे हैं कि वो इलेक्शन जो है वो ना लड़ें। तो लेकिन अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका पूरा हक है, वो भी इलेक्शन लड़ें और हमारा भी हक है कि हम भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि अल्लाह ताला हमें जीत देगा। सबका मानना है कि कोई भी ऐसा उनमें नहीं है जिस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम हो, ना ही इस पूरे जो कैंडिडेट हैं या पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग नून की जितनी भी क़यादत है या जो उनका पार्टी नेटवर्क स्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी एक ऐसा बंदा शामिल नहीं है जिस पे
हिंदुस्तान समेत किसी भी मुल्क को एतराज़ हो या यूएन या किसी भी मुल्क की दहशतगर्दी की लिस्ट का बंदा उसमें शामिल हो। सो ये आम शहरी हैं। हाँ, इनका ताल्लुक़ ज़रूर है उन लोगों से जिनको ये कहा जाता है कि वो जमात उद-दावा के लोग हैं। इससे पहले जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था। उस वक्त इस तहरीक का नाम अल्लाह अकबर तहरीक था। उस वक्त भी ये कोई खातिर खा वोट नहीं ले सकेगी अभी भी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत वोट बैंक नहीं ले सकेगी, लेकिन ये उनकी काबिज़ ज़रूर है। वो बताना चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छा और मजबूत वोट बैंक है और वो एक पाकिस्तान की जो सियासी एक्टिविटीज़ है उसमें वो शामिल हो सकते हैं। तो जो भारत के लिए आतंकी है जिस पे यूएपीए लगा हुआ है वो पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। हाफिज तला सईद का पिता हाफिज सईद को तो दुनिया जानती है, दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में इसका नाम शुमार है और संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित आतंकवादियों की लिस्ट में भी हाफिज सईद का नाम है। हाफिज सईद 26 नवंबर 2008 को मुंबई पे हुए आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। इन हमलों में 166 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। हाफिज सईद ने ही लश्कर का मुखौटा संगठन जमात उद दावा बनाया और वो भी संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित संगठनों की लिस्ट में है। हाफिज सईद 17 जुलाई 2019 से पाकिस्तान की जेल में कथित तौर पर बंद है। उसे आतंकवाद से जुड़े कई मामलों की फंडिंग का दोषी पाया गया और अमेरिका ने भी उसके सिर पर $1 करोड़ का इनाम रखा है। अप्रैल 2022 में लाहौर के एक स्पेशल एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने हाफिज सईद को आतंकवाद की फंडिंग के लिए 33 साल जेल की सजा सुनाई थी। हाफिज सईद चैरिटी संगठनों की आड़ में आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देता रहा। भारत में कई आतंकी वारदात में उसके आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हाथ रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों से हाफिज सईद पाकिस्तान की राजनीति में पैठ बनाने की कोशिश करता रहा है। इसी के तहत उसका बेटा राजनीति में अपना हाथ आजमा रहा है, लेकिन अभी तक उसे नाकामी ही मिली है। हाफिज सईद ने मिल्ली मुस्लिम लीग बनाई थी, लेकिन उसे राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता नहीं मिली, तो उसने फिर 2018 के पाकिस्तान संसदीय चुनाव में अल्लाहू अकबर तहरीक पार्टी के साथ मिलकर 265 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन उसे कोई कामयाबी तब नहीं मिली और सभी सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इस बार वो एक नए राजनीतिक दल के नाम से चुनाव मैदान में उतर रहा है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नाम से उसकी पार्टी पाकिस्तान की अधिकतर नेशनल असेंबली और प्रांतीय असेंबली की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बेटा हाफिज तला सईद को लाहौर की एक सीट से चुनाव लड़ेगा और उसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह कुर्सी ही है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का अध्यक्ष खालिद मसूद सिंधु पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ NA 130 सीट से चुनाव लड़ने जा रहा है। हालांकि खालिद मसूद सिंधु ने इस बात से इनकार किया है कि उसकी पार्टी का हाफिज सईद से कोई भी संबंध है। उसका कहना है कि उनकी पार्टी का उद्देश्य भ्रष्टाचार करना नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोगों की सेवा करना है और पाकिस्तान को एक इस्लामिक कल्याणकारी राज्य बनाना है। एक प्रतिबंधित आतंकवादी का बेटा जो खुद आतंक की वारदात से जुड़ा रहा है, उसका पाकिस्तान की राजनीति में उतरने का क्या मतलब है? इस पर हमने बातचीत की पाकिस्तान के मामलों के जानकार अजय साहनी से। अजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, हाफिज सईद का बेटा तला सईद पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ रहा है, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत पुराना सिलसिला है। ये जितने भी अंसर हैं, इनकी जो आप कह सकते हैं कैपेसिटी, शक्ति जो है वो स्टेट से आती है, या वो जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैं स्टेट की, या आपकी जो फौज है, इनसे इनकी शक्ति, इन पे इनकी शक्ति की बुनियाद है। तो यही उठाते हैं इनको, और यही जब इनके लिए कोई ये लोग परेशानी बन जाते हैं तो यही दबा देते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट एक पावर बन जाएंगे। पहले भी इलेक्शंस में एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट पार्टीज खड़ी हुई हैं, उनका पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। इक्की दुक्की सीट पिछले जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुई थी उसमें वो तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान वाले पार्टिसिपेट किए थे, एक आध सीट मिल गई थी। पहले मुशर्रफ ने भी एक संगठन बनाया था इनका,
एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट पार्टीज का, वो भी कोई बहुत अच्छा इलेक्टोरल परफॉर्मेंस नहीं था। तो ये कोई बहुत हमारे लिए आप कहें कि नया खतरा खड़ा हो रहा है या पाकिस्तान में ये एकदम से टेक ओवर कर जाएंगे, ऐसी कोई शुबा नहीं है। और ये सिर्फ तलहा सईद नहीं खड़े हो रहे हैं, वो तकरीबन सभी सीटों में अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अजय जी, आतंकवादी घटनाओं में इन लोगों का नाम रहा है, मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में इनके पिता का नाम आता, हाफिज सईद का। आपको लगता नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए और ऐसे लोगों को इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से रोकना चाहिए? नहीं, बेशक पाकिस्तान पे प्रेशर हर वक्त डाला जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अभी तक अपना जो आप कह सकते हैं रणनीति जो है टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को इस्तेमाल करने की, वो अभी तक छोड़ी नहीं है। तो ये, और जब मैं कहता हूं कि इससे कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं बनता, उसका ये मतलब नहीं कि कोई खतरा नहीं है, बहुत अंतर है इसमें। खतरा तो हर वक्त पाकिस्तान के साथ बना रहा है। कश्मीर में आज भी हर कुछ दिन बाद एक ना एक हादसा हो जाता है। तो ये संगठन जो है ये हमारे लिए खतरा बेशक है, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली ये इलेक्टोरल प्रोसेस से नहीं आने वाली है। मैं बस इतना कह रहा हूं, क्योंकि इनका पूरा स्टेट का सपोर्ट वैसे ही है। इनकी कुछ सीटें अगर बन भी जाती हैं जी, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अजय सर, ये भी चर्चा जोरों पर है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज चुनाव जीत जाती है, मैं इससे इधर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, तो नवाज शरीफ की पार्टी अगर चुनाव जीत गई, मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी बनती है, नवाज शरीफ के पीएम बनने का रास्ता खुल जाएगा। और आजकल तो नवाज शरीफ भारत के साथ बातचीत की पैरोकारी भी खूब कर रहे हैं अपनी तकरीरों में। आपकी क्या राय है, अगर नवाज शरीफ पीएम बनते हैं, उनकी पार्टी जीतती है, तो क्या असर होगा हमारे संबंधों पर? देखिए, मैं बहुत जमाने से एक ही चीज कहते रहा हूं कि बातचीत से कुछ नहीं होता। ये चीजें तय होती हैं जो शक्ति दोनों पावर्स की है ऑन द ग्राउंड। जमीनी शक्ति क्या है, आप क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाना है। दूसरी चीज ये समझिए कि नवाज शरीफ का क्या पावर रहेगा। वो तो उतने दिन है जितने दिन फौज उनको बरकरार रहने देगी। जहां वो फौज की रणनीति के खिलाफ जाएंगे तो उनको एक तरफ कर दिया जाएगा। तो ये जो मुद्दे हैं, ये किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत से सुलझाए नहीं जा सकते। बातचीत पहले भी बहुत हो चुकी है, बातचीत होती थी, साथ साथ आतंकवाद होता था। तो बातचीत से कुछ नहीं बनने वाला, और खासकर नवाज शरीफ जैसे कोई लीडर के साथ बातचीत से कोई, जब तक उसको एक मिलिट्री सपोर्ट और सैंक्शन न मिले। फौज अगर चाहे तो ये कल खत्म हो सकता है सारा। फौज करा रही है, पाकिस्तान की फौज जो है वही आतंकवाद करा रही है। बातचीत से ये नहीं खत्म होने वाला। ये तो खत्म होगा जिस दिन फौज अपना इरादा बदलेगी। और बाकी ये सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं, वो आती जाती रहेंगी, वो बात करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बातचीत चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री नहीं मिल रहे हैं उनके प्रधानमंत्री से, या टॉप लेवल के लीडरशिप नहीं मिल रही है। बाकी लोग बातचीत तो कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही। तो टॉप लेवल पर पॉलिटिकल बातचीत भी, और वहाँ की सेना को अपनी हरकतें सुधारनी होंगी। शुक्रिया अजय साहनी हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कश्मीर की तरफ आते हैं। जम्मू कश्मीर में जो भी हुआ उससे मानना पड़ेगा और माफ़ कर भूलना होगा और आगे बढ़ना होगा। जम्मू कश्मीर पर यह बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में रिटायर हुए जज जस्टिस संजय किशन कौल ने। जस्टिस कौल ने हमारे सीनियर एडिटर लीगल से आशीष भार्गव के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जम्मू कश्मीर में 30 साल से कोई हल नहीं निकला, एक पूरी की पूरी पीढ़ी बड़ी हो चुकी है। ऐसे में एक ही हल है कि कश्मीर मुद्दे को शांत किया जाए और आगे बढ़ा जाए। बोलते बोलते वो भावुक भी हो गए। आपको बता दें कि जस्टिस किशन कौल जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खारिज करने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में भी शामिल थे। उन्होंने अलग से अपना फैसला पढ़ा था, जिसमें अनुच्छेद 370 को खारिज करने के फैसले के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हालात पर विशेष टिप्पणी भी की गई थी। सर, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था 370 का, लेकिन आपने कुछ और भी लिखा, कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को लिखा, उनके घाव भरने की बात की, एक कमेटी बनने की बात की। वो लिखने के पीछे आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए, कहीं ना कहीं हम सब एक सोच रखते हैं
जहाँ से आते हैं। मैं उस स्टेट से जुड़ा हूँ, आया हूँ, मैंने उस स्टेट की पीड़ा दोनों तरफ से देखी है। तो जो मैंने रखा है उसमें मैंने कहा है कि 1980 से कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलती आ रही थी, बट 89 में आके वो एक तरह से उभरी। 4.5 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से निकाले गए, वहाँ से उनको आना पड़ा और उसका किसी ने कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा। किस वक्त क्या चीज़ ख़राब हो गई जहाँ इतने अच्छा माहौल को बिगड़ गया, कहना मुश्किल है, शायद हम भी समझ नहीं पाए इसको। तो 1980s में थोड़ी थोड़ी इसकी विजिबिलिटी दिखती थी इन चीज़ों की, बट इतनी हालात ख़राब हो जाएगी। 89 तक मैं गया हूँ। 89 पे मेरा एक ऑर्चर्ड था, वहाँ मैं जाके रहता था। उस कॉटेज के आसपास 1-1.5 मील तक कोई और आबादी नहीं थी। मैं अपने कज़न्स के संग जाके रहा, वॉक पे जाता था, कभी कोई फियर का फीलिंग नहीं उठी। सर, आप बहुत सारे ऐतिहासिक फैसलों के पार्ट रहे, हिस्सा रहे। सेम सेक्स मैरिज का 370 जो जम्मू कश्मीर में थी, 370 को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला आया और सहमति से वो फैसला आया। उसको एज ए जज आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी फैसले पे अक्सर दो तरह के मुद्दे उठते हैं या टिप्पणियाँ होती हैं। कुछ लोग उससे खुश होंगे, कुछ नहीं होंगे। ये जज का एक काम है। जज का काम है रोज़ वो किसी न किसी के फेवर में डिसाइड करता है या किसी के अगेंस्ट में डिसाइड करता है। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि लिटिगेंट जो है वो अपनी नेगेटिव एनर्जी लेके आता है तो वो लॉयर के पास छोड़ता है, लॉयर अपनी नेगेटिव एनर्जी जज के पास छोड़ के चला जाता है। तो ये हमारा कार्य है, कोई ना कोई खुश होगा, कोई नहीं होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा था, 5 जजों ने यूनानिमसली लिया। इसके 2 पहलू थे। 2 पहलू में से पहला पहलू ये था कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसमें मेरे ख्याल से पब्लिक डिबेट में भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है डिफरेंट कि ये हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऐसा था जो कश्मीर की एसिमिलेशन में एक थोड़ी सी फ़र्क तरीके से एसिमिलेशन में एक ट्रांजिएंट प्रोविजन था। अब ये सही है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये परमानेंट होना चाहिए था। उसको आस्ते आस्ते डिफरेंट ऑफिस ऑर्डर्स जो इशू हैं उससे उसकी डाइल्यूशन भी हुई है। अब उसको ख़त्म करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था जो पॉलिटिकली लिया। उसकी जुडिशली ये हो सकता था कि नहीं, इस पे एक यूनानिमस वर्डिक्ट है। और अब खबर असम से। असम में प्रतिबंधित संगठन उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कल एक अहम शांति समझौते पर दस्तखत होने हैं। उल्फा का बातचीत समर्थक गुट इस समझौते के लिए आगे आया है। गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक उल्फा के प्रतिनिधि असम सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि कल गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस समझौते पर दस्तखत करेंगे। लेकिन इस खास समझौते से 3 दिन पहले तब एक विवाद खड़ा हो गया जब उल्फा के बातचीत विरोधी गुट से एक पूर्व युवा सदस्य की खुदकुशी की खबर सामने आई। ये युवक असम के जोरहाट जिले के एक गांव का रहने वाला दीपांकर गोगोई था। परिवार के मुताबिक इसी महीने जोरहाट में सेना के कैंप के बाहर ग्रेनेड धमाके की जांच के सिलसिले में पुलिस उसे उठाकर ले गई थी और उसे काफी मारा पीटा गया था। पुलिस को दीपांकर गोगोई का शव उसके घर के पीछे के एक चाय बागान में पड़ा मिला है। परिवार का आरोप है कि पुलिस के टॉर्चर से तंग आकर ही उसने खुदकुशी की है। इस मसले पर परिवार और स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के सामने अपना विरोध भी जताया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 26 दिसंबर को हुई दीपांकर गोगोई की मौत की जांच राज्य के अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी से कराने का आदेश दे दिया है, जिसकी रिपोर्ट 30 दिन में सौंपने का निर्देश दिया गया है। इस बीच सबकी नज़र कल होने वाले अहम समझौते पर है। हाल ही में इस सिलसिले में उल्फा के बातचीत समर्थक गुट के नेता अनूप चेतिया और शशाधर चौधरी गृह मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत के लिए दिल्ली आए थे। माना जा रहा है कि समझौते में कई बातों पर अब सहमति बन सकती है। इसके तहत एक आर्थिक पैकेज, अवैध अप्रवासियों की पहचान से जुड़े नागरिकता रजिस्टर की समीक्षा, जमीन के आरक्षण से जुड़े कदम और असम के आदिवासी समुदायों के अधिकारों पर खास ऐलान हो सकते हैं। इसका हमको कल तक इंतजार करना होगा। इसके अलावा आदिवासी समुदाय के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की सुरक्षा से जुड़े ऐलान भी इस डील का हिस्सा हो सकते हैं।
आगे बढ़ते बात करते हैं अब एस जयशंकर साहब की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के दौरे में कल वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। हमने कल आपको डिटेल रिपोर्ट खबरों की खबर में रूस के दौरे को लेकर दिखाई थी। इस दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का न्योता दिया और बताया कि दोनों नेताओं के बीच कितनी अच्छी केमिस्ट्री है। विदेश मंत्री के 5 दिन के रूस दौरे में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने, रक्षा के क्षेत्र में साझा उत्पादन पर बातचीत प्रमुखता से रही। रूस ने मेक इन इंडिया के तहत भारत में रक्षा उपकरणों के उत्पादन की पेशकश की है। माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस पर लगी पाबंदियों के बावजूद भारत ने जिस मजबूती से रूस के साथ अपने रिश्तों को निभाया, ये उसकी निशानी है। क्या आने वाले दिनों में सुखोई या ऐसे दूसरे रूसी लड़ाकू विमान और हथियार भारत में बनेंगे? रूस ने मेक इन इंडिया के तहत भारत में रक्षा उत्पादों पर मदद की पेशकश की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव के बीच इस साल हुई 7वीं मुलाकात में रक्षा तकनीक समेत कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। Упомянули саммит двадцатки в Нью-Дели, который состоялся в прошлом году. Это был по-настоящему триумф индийской внешней политики, был триумф многосторонней дипломатии, который в решающей степени стал возможным благодаря тому, что председатель группы 20 не позволил сделать итоговый документ односторонним. Итоговый документ отражает баланс интересов. Это образец того, как нужно работать и в двадцатке, и в других многосторонних объединениях, и, кстати, в ООН и в ее Совете Безопасности. Как я уже сказал, мы поддерживаем кандидатуру Индии для пополнения этого органа. विदेश मंत्री के इस दौरे में व्यापार और ऊर्जा से लेकर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जैसे अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी सहयोग की बात हुई है। रूस भारत को मेक इन इंडिया के तहत हल्के टैंक बनाने का प्रस्ताव पहले ही दे चुका है। भारत हैंडहेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल IGLAS के घरेलू उत्पादन में दिलचस्पी जता चुका है। For us, Russia is a very valued partner. It's a very time-tested partner. It's a relationship from which both India and Russia have benefited enormously. And my presence here today and the fact, all the developments that I have pointed out, including our growing trade, investments, our military technical cooperation, our connectivity projects, I think all of this will give you a good sense of really the importance and the value that we attach to the relationship. भारत और रूस का रक्षा सहयोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और वो लगातार आगे बढ़ रहा है। ये सहयोग मुख्यतया हमारे इंडो रशियन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन IRIGC MTC जो हम कहते हैं उसके तहत होता है। इस एग्रीमेंट के तहत जो बातें मुख्यतया कही गई हैं वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो जॉइंटली होगा और सारी चीज़ें जॉइंटली होगी, प्रोडक्शन and after sales support service and periodic exchange of armed personnel and joint exercises. ये नया दौर जो है को प्रोडक्शन के लिए, ये भारत और रूस दोनों के लिए इसमें फायदा होगा और खास भारत के लिए हमें इसको को प्रोडक्शन को डिजाइन के तरफ भी ले जाना चाहिए। जो भी हमने भारत में बनाया है, चाहे वो लड़ाकू विमान हो या टैंक हो, P-72 वगैरह की जो बात होती है, डिजाइन कभी रूस ने हमें नहीं दिया है। तो अगर हम को प्रोडक्शन के साथ डिजाइन को भी आगे बढ़ा सकते हैं, फिर मैं समझता हूं कि भारत के लिए ये काफी विन विन सिचुएशन हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अगले साल न सिर्फ रूस आने का न्योता दिया है, बल्कि उन्हें आम चुनाव के लिए शुभकामना भी दी है। We will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi, paying a visit to Russia. We will be able to discuss all the relevant
current issues and talk the prospects of the Russian and Indian relationship. We have an open field of work ahead of us. The general elections in Parliament are scheduled for next year. We wish our friends every success. भारत रूस के बीच रक्षा सहयोग दशकों पुराना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार पश्चिमी देशों की इस बात के लिए आलोचना कर चुके हैं कि उन्होंने 70 सालों तक भारत को हथियार नहीं दिए, जबकि रूस हमेशा भारत के लिए खड़ा रहा। ऐसे में साझा रक्षा उत्पाद दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई देगा। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात राजस्थान की। जयपुर से कल रोंगटे खड़े कर देने वाली एक खबर हमने आपको दिखाई थी। एक आदमी ने एक लड़की को जानबूझकर अपनी गाड़ी से रौंद दिया। यह पूरा वाकया सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ। पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार तो कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जानबूझकर यह हत्या की गई थी। इस मामले में आरोपी के रवैये ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जयपुर की ये दिल दहलाने वाली घटना। एक होटल के बाहर नशे में धुत एसयूवी चालक ने कहासुनी के बाद अपने ही एक परिचित पर गाड़ी चढ़ा दी। बीच बचाव करने आई महिला मित्र की इस घटना में मौत हो गई और पूरा शहर इस वीडियो को देख सदमे में है। कौन है ये चालक और कैसा नशा था जिसमें उसने ऐसी भयावह हरकत कर डाली? आरोपी मंगेश अरोड़ा कपड़े का व्यापारी है। मानसरोवर में कपड़े का शोरूम चलाता है और मदर टेरेसा नगर में एक फ्लैट में रहता है। इस घटना के बाद मंगेश अरोड़ा के आसपास के लोग हैरान हैं। कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मंगेश इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। ऑफ कोर्स शॉकिंग तो है ही, बिकॉज इट इज़ रियली अनयूजुअल और ऐसी घटना का होना ही तो अच्छी बात नहीं है। न्यूज़ में आया है, न्यूज़पेपर में आ गया है तो मैं शॉक्ड हो गई। देन नाइट में जब मैं टीवी देखती हूँ 9:30 बजे जब न्यूज़ देखी तो इट्स रियली ऐसा हुआ है हमारी बिल्डिंग में। बिकॉज इट्स रियली अनबिलीवेबल कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हो उसमें ऐसा हो जाए और कोई ड्रिंक करके ऐसी हरकत कर सकता है। कभी आपने देखा मंगेश को यहाँ नहीं। ले जाते हैं कभी? मंगेश के पिता हरियाणा में मसाले के कारोबारी हैं। मंगेश जयपुर में अकेला रहता था। पुलिस के अनुसार मंगेश अरोड़ा और राजकुमार के बीच मंगलवार की रात एक होटल में कहासुनी हो गई थी। ये साथ एक शराब पार्टी में शामिल थे। राजकुमार के साथ उसकी महिला मित्र उमा सुथार भी थी। होटल से जब ये बाहर आए तो बात और बढ़ गई। राजकुमार ने मंगेश को ललकारा और मंगेश ने गुस्से में उस पर कार चढ़ा दी। बीच बचाव करने आई उमा सुथार इस हादसे का शिकार हो गई। राजकुमार के साथ जो लड़की थी उस पर इसने मंगेश ने कमेंट किया तो इसने इसकी बहन और माँ के संबंध में गाली गलौज किया और आपस में इनके तू-तू-मैं-मैं हुई। जो इसको साथ देने वाले हैं उसको हमने डिटेन किया है। उसके पास में इसने गाड़ी छोड़ी, उसने अपनी गाड़ी में लेके इसको फरार करने के लिए दूसरे स्थान पे छोड़ा और उसके पास में नकद राशि भी मिली है। एवरलैंड जो होटल है इसका जो मालिक विशाल है जो चलाता है, वो और राजकुमार और ये जो मंगेश ये आपस में कॉमन फ्रेंड है। 25 साल की उमा जयपुर में रहकर इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। उमा का परिवार मध्य प्रदेश में नीमच में रहता है। परिवार में एक छोटा भाई और एक बहन है। उमा परिवार की अकेली कमाने वाली सदस्य थी। इवेंट साथ में रहते हैं, इवेंट का काम करती थी वो। और कई दिनों से जुड़े हुए हैं परिवार से, एक दूसरे परिवार को भी जानते हैं। मेरी बच्ची को न्याय मिले और हम गरीबों का सहायता मिले ताकि मेरे छोटे छोटे बच्चे का कुछ हो सके। नहीं तो हम दोनों का तो वो सहारा चली गई, अब हम कोई काम की नहीं। मैं आरोपी को यही मानता हूँ राजस्थान सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से कड़ी कड़ी सजा मिले ताकि दूसरा कोई भी ऐसी हिराकत करने का सोचे कि मैं ये करूँ न करूँ कांड। मंगेश का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। उमा का भी इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन नशे में जो अपराध हुआ उससे कई जिंदगियां तबाह हो गई। इस तरह की घटनाओं के पीछे शराब पार्टियां और देर रात तक चलने वाली जो पार्टियां होती है उनका एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें शराब पार्टी और देर रात तक जो पार्टियां होती थी। आज का यूथ उस ओर जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस भी अपने स्तर पर अभियान और मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती है तो उससे कहीं ना कहीं पूरे समाज पर एक बड़ा धब्बा लगता है
और वैसी ही घटना राजधानी जयपुर में हुई और मंगेश नाम के इस युवक ने बिना किसी वजह के एक साधारण परिवार से आने वाली लड़की को मौत के घाट उतार दिया। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। और अब बात एनडीटीवी की खबर के असर की। राहुल गांधी ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सेवा दल के दिवंगत महासचिव कृष्ण कुमार पांडे के परिवार वालों को 25 लाख का चेक आज सौंप दिया। कृष्ण कुमार पांडे बीते साल भारत जोड़ो अभियान में पूरे समय राहुल गांधी के साथ पदयात्रा कर रहे थे, लेकिन नांदेड़ में दिल का दौरा पड़ने से उनकी यात्रा के दौरान ही मौत हो गई थी। तब कांग्रेस ने पांडे परिवार के लिए मदद का ऐलान किया था, लेकिन वो मदद आज तक नहीं मिली थी। आज जब एनडीटीवी ने उनके परिवार वालों का ये दर्द सामने रखा, दिन भर इस पर रिपोर्ट दिखाई। नागपुर का ये परिवार है और नागपुर में ही राहुल गांधी मौजूद थे कांग्रेस की बड़ी रैली के लिए। तो कांग्रेस पार्टी इस खबर को देखने के बाद जैसे हरकत में आई, परिवार को बुलाया, मिले और ये राशि उसको सौंप दी गई। असम में एक आईपीएस अफसर है आनंद मिश्रा, इन दिनों सुर्खियों में है। लखीमपुर के एसपी रहे, असम के सिंघम के तौर पर वहां की स्थानीय पब्लिक इनको जानती है। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए बनी एसआईटी का भी आनंद मिश्रा हिस्सा रहे, लेकिन उन्होंने 16 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया। चर्चा यह है कि वो राजनीति में जा रहे हैं और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल उन्होंने इस बात से इनकार किया है, औपचारिक तौर पर न पुष्टि कर रहे हैं, न इस बारे में और तफसील से बताना चाहते हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी की है। रत्नदीप चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। कुछ महीने पहले ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गायक हैं असम मेघालय कैडर से 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी 39 साल के आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा असम के नौजवानों में बेहद लोकप्रिय हैं। वो लखीमपुर के एसपी रहे। मणिपुर की हिंसा की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी में भी उन्हें शामिल किया गया, लेकिन इस बार वो अपने इस्तीफे की वजह से सुर्खियों में हैं। उनका कहना है कि आजादी की जिंदगी जीने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। आनंद मिश्रा को असम का सिंघम भी कहा जाता है। उनके नाम कई कारनामे हैं। मेघालय में गारो विद्रोहियों से लोहा लेने से लेकर ऊपरी असम तक उल्फा के लोगों को खदेड़ने तक, और फिर बांग्लादेश से लगे संवेदनशील असमिया जिले धुबरी की निगरानी से लेकर नगांव में ड्रग माफिया और लखीमपुर में गोल्ड सिंडिकेट की कमर तोड़ने तक का सेहरा उनके सिर पर है। गुरुवार को आनंद मिश्रा माजुली द्वीप पहुंचे, जहां उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। हालांकि वो इस अटकल का खंडन कर रहे हैं कि वो राजनीति में जा रहे हैं। मैं उन्हें जानता हूं, मैं सिर्फ उन्हें नमस्ते करने गया था और कुछ नहीं है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक मूलतः आरा के आनंद मिश्रा अगले साल लोकसभा की बक्सर सीट से किस्मत आजमा सकते हैं। ये सीट फिलहाल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पास है। आरा सीट पर बिजली मंत्री आरके सिंह काबिज हैं, लेकिन असम को शायद अपना सिंघम याद आता रहेगा। तो आज मेरे साथ खबरों की खबर में फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।